Assalamu alaikum. So welcome back for our remaining lecture on gene therapy. आप लोगों ने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि वायरल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, वायरसेस हैं जो जीन डिलीवरी के लिए जीन थेरापी के लिए यूज होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि नॉन वायरल वेक्टर्स कौन कौन से हैं जो जीन डिलीवरी के लिए यूज हो सकते हैं। अच्छा, इनके ऑब्वियसली कुछ फायदे भी हैं, कुछ इनके नुकसान भी हैं। फायदे इनके ये है कि इनमें जो नॉन वायरल वेक्टर्स हैं इनको लार्ज स्केल पे आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन इनकी ईजी हो जाती है एज कम्पेयर टू वायरल वेक्टर्स। फिर इसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स जो होस्ट का है वो नॉन वायरल वेक्टर्स का कम होता है एज कम्पेयर टू वायरल वेक्टर्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वायरल वेक्टर्स। एक तो उनमें से ये कि दे हैव लो लेवल्स ऑफ ट्रांसफेक्शन। सेल के अंदर उनकी एंट्री वायरसेस की निस्बत कम है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कम होती है। दूसरा, जीन्स जो नॉन वायरल वेक्टर से साथ अटैच होंगे उनका एक्सप्रेशन भी कम है, वो कम होते हैं जीन्स एक्सप्रेशन। तो ये दो मेजर इसके ड्रॉबैक्स हैं नॉन वायरल वेक्टर्स के। तो ऑब्वियसली इनको रिमूव करने के लिए, एड्रेस करने के लिए काफ़ी काम हो रहा है। तो लेट्स सी। अच्छा, अब इसमें तीन किस्म के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन वायरल वेक्टर्स के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं। एक उनमें स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ओलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स या ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स भी समटाइम्स कह दिया जाता है। ये इस तरह से और जो सिंथेटिक डीएनए सीक्वेंसेस हो। फिर लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मिड डीएनए की, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी एक प्लाज्मिड में क्लोन किया जाए तो उस प्लाज्मिड को या पीडीएनए को आप लोग इन नॉन वायरल वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसफर करें। सिमिलरली आरएनए है, राइबोजाइम्स हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है, या इवन मैसेंजर आरएनए को डायरेक्टली डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब मेथड्स कौन कौन से हैं इनकी डिलीवरी के? एक उनमें फिजिकल मेथड्स हैं, एक उनमें केमिकल मेथड्स हैं। तो फिजिकल मेथड्स में सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल नीडल है कि नीडल के थ्रू डायरेक्टली जो मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेल के अंदर आप लोग इंसर्ट कर दें, उसको उसके अंदर कर दें। दूसरा, बैलिस्टिक मेथड ऑफ डीएनए। उसमें ये कि पार्टिकल्स, समटाइम्स गोल्ड पार्टिकल्स हैं, इसी तरह के दूसरे जो मेटल आइंस है, मेटल्स हैं, उनके साथ इनको अटैच किया जाता है। फिर जीन गन के थ्रू उसको जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनके ऊपर बम्बार्ड की जाती है, उनकी बम्बार्डमेंट की जाती है। तो इससे मतलब डीएनए डायरेक्टली उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है सेल के अंदर। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन का। अब इलेक्ट्रोपोरेशन एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है सेल को। तो जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर कुछ पोर्स बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो पोर्स के थ्रू फिर वो जो डीएनए है वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोपोरेशन नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोपोरेशन से मिलता जुलता दूसरा सोनोपोरेशन है। तो ऑब्वियसली सोनोपोरेशन में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बजाय इसमें साउंड वेव्स या अल्ट्रा वायलेट जो वेव्स हैं उनको यूज किया जाता है ताकि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर पोर्स प्रोड्यूस हों और जेनेटिक मटेरियल को जो इंटरेस्ट है वो इनके थ्रू उसके अंदर इंसर्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज, अच्छा उसके बाद फिर फोटोपोरेशन है। तो ऑब्वियसली फोटोपोरेशन में फिर लाइट को यूज किया जाता है टू क्रिएट पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें नॉर्मली एक लेजर यूज करते हैं। तो लेजर के थ्रू टारगेटेड पोर्स क्रिएट किए जाते हैं पर्टिकुलर रीजन में सेल मेम्ब्रेन के, और उसके थ्रू जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैग्नेटोफैक्शन है। मैग्नेटोफैक्शन ऑब्वियसली इसमें जो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, मैग्नेट्स को यूज किया जाता है जीन डिलीवरी के लिए। कि मतलब ऐसे नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं जो मैग्नेट्स के साथ अटैच्ड। अच्छा, फिर उसके बाद हाइड्रोडायनेमिक डिलीवरी है। ठीक है, ये इसको हाइड्रोडायनेमिक जीन ट्रांसफर भी कहा जाता है। अच्छा, ये क्या करता है जी? इट यूजेस हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्रेशर के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए को इंसर्ट किया जाता है। मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीएनए दिया जाता है सोल्यूशन का, ठीक है, मतलब एक स्मॉल टाइम में। फिर उसको मतलब कह लें कि कैपिलरीज के थ्रू
जोर से डीएनए जो सेल्स है, सॉरी सेल्स के ऊपर उनको अटैच किया जाता है या अटैच करवाया जाता है सेल के ऊपर, तो ऑब्वियसली उनमें से कुछ मटेरियल सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो जाता है। इस तरह एक मैकेनिकल मसाज का भी वे है, ठीक है, कि मैकेनिकल मसाज के थ्रू कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं सेल्स की उनमें थोड़ा बहुत फोर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो फिर जो डीएनए का जो प्लाज्मिक डीएनए होगा उसकी एंट्री को फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन ये ऑब्वियसली इतना अभी यूज में नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। फिर उसके बाद दूसरे हैं फिजिकल, तो हमने डिस्कस कर लिए, फिर है केमिकल मेथड्स। तो अब केमिकल मेथड्स में से भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो जीन डिलीवरी में यूज हो रहे हैं। उनमें एक तो लिपोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, फिर दूसरे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच किया जाए और फिर वो उसको फैसिलिटेट करें उसकी डिलीवरी को टू द सेल। फिर उसके बाद लिपोप्लेक्सिस है। अब लिपोप्लेक्सिस क्या है? लिपोप्लेक्सिस आर एक्चुअली लिपिड कैरियर्स। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए उनके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अब डीएनए आपको पता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और जो ये लिपिड्स हैं इनकी सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो डीएनए और लिपिड का एक काइंड ऑफ बॉन्ड बन जाएगा और उसके बाद डीएनए अटैच हो जाएगा लिपिड के साथ। फिर उस लिपिड को यूज किया जाता है फॉर डिलीवरी टू द सेल। उसके बाद है पोली पोलीमरसोम्स हैं। पोलीमरसोम्स भी एक्चुअली आर्टिफिशियल वेसिकल्स हैं, या हॉलो कह लें कि स्फीयर्स हैं, जिनके अंदर डीएनए को पैक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब ये सिंथेटिक होते हैं, खुद से इनको सिंथेसाइज किया जाता है, तो फिर उन सफेरिकल्स को डायरेक्टली यूज किया जाता है टू डिलीवर द डीएनए। फिर उसके बाद पॉलीप्लेक्सिस है। पॉलीप्लेक्सिस भी एक्चुअली ये सिंथेटिक ही है, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी मतलब पैक किया जाता है। ये काइंड ऑफ जैसे वेजिकल्स हैं उसी तरह से मतलब ये भी सिंथेटिक है। फिर उसके बाद डेंड्राइमर्स हैं। डेंड्राइमर्स आर एक्चुअली ये ना ये भी एक मॉलिक्यूल्स की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि इनका कोर रीजन है जो मतलब स्टेबल होता है, फिर कोर रीजन के बाहर ब्रांचेस सी होती हैं थोड़ी सी कह लें कि मॉलिक्यूल्स की, तो उन ब्रांचेस के जो एंड्स होते हैं वो दे आर फ्री फॉर इंटरेक्शन, उनमें कोई वैलेंसीज जो होती हैं वो फ्री होती है। अच्छा, वो फ्री वैलेंसीज जो है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती हैं, डीएनए के साथ अटैच हो जाती है, तो फिर ये जो डेंड्राइमर्स हैं ये यूज किए जाते हैं टू डिलीवर इनटू द सेल। फिर इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स है। नैनो पार्टिकल्स का आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो काफ़ी सारी मेटल्स हैं जिसमें आयरन है, फॉर एग्जांपल जिंक है, ठीक है। इस तरह दूसरे जो मेटल्स हैं और उन मेटल्स कॉपर है फॉर एग्जांपल, तो इन मेटल्स के नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। उन नैनो पार्टिकल्स के साथ डीएनए को टेस्ट किया जाता है और फिर वो नैनो पार्टिकल्स डायरेक्टली सेल के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स हैं, सी डबल पीस भी इसको कहते हैं, CPPs। ये भी एक्चुअली शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं, मतलब तो ये पेप्टाइड्स फैसिलिटेट करते हैं सेलुलर इनटेक एंड अपटेक ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नैनो स्केल से भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल जैसे डीएनए मॉलिक्यूल भी हो, डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो, उनको भी ये डिलीवर कर सकते हैं। तो सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स को एज ए कार्गो भी आप लोग कह सकते हैं, ये एज ए कार्गो भी यूज होते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो यूज हो सकते हैं, ये यूज हो रहे हैं फॉर जीन डिलीवरी। फिजिकल मेथड्स भी, केमिकल मेथड्स भी। तो दिस वाज सम ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली हमने डिटेल में तो ये डिस्कस नहीं करना, लेकिन चलें एटलीस्ट आपके पास इंट्रोडक्शन तो आ गया कि ये मेथड्स यूज हो रहे हैं इस मकसद के लिए। अच्छा, फिर ओवरऑल क्या है इसका, कह सकते हैं कि पूरा मेथड क्या है, तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जीन थेरापी में। तो सबसे पहले तो स्टेप इसमें ये है कि आपने जो जीन है, जो अफेक्टेड जीन है, जो म्यूटेशन जिसमें हुई है या जो जीन म्यूटेशन कॉज कर रहा है,
या जो जीन डिजीज कॉज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उस जीन को पहले सबसे रेक्टिफाई करना, पहला स्टेप तो ये होता है। फिर उसके बाद उस जीन का जो हेल्दी जीन है, हो सकता है वो किसी और इंडिविजुअल में हो, उस हेल्दी जीन को क्लोन करना, मतलब पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करना, फिर प्लाज्मिड के साथ उसको अटैच करना हेल्दी जीन को। फिर उस हेल्दी जीन को वेक्टर में लोड करना, वेक्टर चाहे वायरल वेक्टर हो चाहे नॉन वायरल वेक्टर हो। फिर वो जो वायरल वेक्टर्स हैं उनको टारगेट सेल तक डिलीवर करना। फिर क्या कि जो डिलीवरिंग द थेराप्यूटिक जीन इनटू न्यूक्लियस, वो जो मतलब सेल में इंटर होगा, साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस तक पहुंचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस में वो जो जेनेटिक मटीरियल होगा, यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हेल्दी जीन जो होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जो उस सेल का जेनेटिक मटीरियल है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और फिर उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ऑब्वियसली वो फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो ये 1 2 3 4 6 7 डिफरेंट मेजर स्टेप्स हैं इन जीन थेरापी। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ऑब्वियसली फायदे तो काफी सारे हैं इसके, लेकिन देर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस विच आर एसोसिएटेड विद जीन थेरापी। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज वो ये कि जीन थेरापी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि एक मतलब मोस्टली हमने डिस्कस किया था कि ये सोमैटिक सेल्स को ही प्रेफर किया जाता है फॉर जीन थेरापी। अब सोमैटिक सेल्स अगर डिवाइड होना शुरू हो जाए, जैसे जैसे वो डिवाइड होते चले जाएंगे, ठीक है, तो जीन थेरापी का जो एडवांटेज होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट लिव हो जाएगा, और वो लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स हमने देखा था कि जो वायरस का अगर अटैक होता है तो ह्यूमन बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर सकती है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो सकते हैं, उसकी वजह से जीन थेरापी के रिस्क भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी, ये भी ऑब्वियसली जीन जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये भी उसी से रेलिवेंट है, ठीक है। तो होस्ट का जो अपना रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाए। अब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल जीन्स की वजह से होते हैं, मतलब हमने ये अभी तक तो यही पढ़ा कि एक जीन में म्यूटेशन और डिजीज हो जाती है, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे भी हैं कि अगर वो मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन हो तो फिर वो डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑब्वियसली उनको फिर जीन थेरापी के थ्रू हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर कुछ जो थेरापीज हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो बेसमेंट बैरियर को ब्रेक कर दें। बेसमेंट बैरियर क्या है कि जी, ये एक डिफरेंस है बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल्स। तो ऐसा हो सकता है कि जी आपने मतलब थेरापी तो सोमैटिक सेल्स के लिए की हो, लेकिन वो थेरापी अल्टीमेटली जो जर्म लाइन्स हैं उनको भी अफेक्ट करती है। तो ये मतलब जो जर्म लाइन्स की थेरापी है ये प्रोहिबिटेड है इन मोस्ट ऑफ द कंट्री, तो इसलिए ये भी इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद इंजेक्शनल म्यूटाजेनेसिस भी हो सकती है। वो क्या है कि ये डीएनए ऑफ, आपने हम जब स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे उसमें लास्ट ये था कि जो जीनोम के अंदर वो डीएनए इंसर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो अब वो किस जगह पे इंसर्ट होता है, तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे जीन में इंसर्ट हो जाए जो नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है। तो अगर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन में इंसर्ट हो जाए तो ये जीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा और ट्यूमर्स फिर सप्रेस नहीं होंगे, तो जिस वजह से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका बड़ा बड़ा रिस्क है। अच्छा, फिर ऑब्वियसली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी कॉस्ट, ये महंगा है, ये इलाज काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो इन 2019 एफडीए यूएसए में जो इनकी एजेंसी है उन्होंने एक ड्रग अप्रूव की है, जोलजेंसमा, फॉर ट्रीटिंग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मसल्स वीक हो जाते हैं इसमें अंडर 12। इसकी जो प्राइस है वो 2.125 मिलियन पर डोज है। ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा डोजेज रिक्वायर्ड होंगी, तो यू कैन सी हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, बट इट इज़ मतलब ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो ऑब्वियसली ये इलाज अफोर्ड कर सकते हैं।
एडवांटेजेस की क्या है जी? एडवांटेज ऑब्वियसली जो ऐसी डिजीज है जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, उस डिजीज को इसके थ्रू क्योर किया जा सकता है। ठीक है, फिर पोटेंशियल भी इसमें है कि आने वाले दिनों में ये कैंसर जैसी जो डिजीजेज हैं उनको भी क्योर कर सके। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये फ्यूचर जो जनरेशन हैं उनमें, आने वाले जो जनरेशन हैं उनमें से भी इस डिजीज को ख़त्म, जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है बाई यूजिंग जीन थेरापी। सक्सेस स्टोरीज, अब ऐसी भी वो एग्जांपल्स हैं कि ये सक्सेस हुई हो ये वाली जो टेक्निक है जीन थेरापी, तो यस देयर आर सेवरल सक्सेस स्टोरीज फॉर जीन थेरापी। उसमें से एक्स लिंक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक डिजीज है, ये जेनेटिक डिजीज है और इसका कोई क्योर नहीं है। इस वजह से जो मैन है उनमें ब्लाइंडनेस हो जाती है। अच्छा, अब होता क्या है कि एक जीन है RPGR, एक जीन है, ये नॉर्मली इफेक्ट हो तो उसकी वजह से ये disease होती है। तो द न्यू टेक्निक इन्वॉल्व्स पुटिंग नॉर्मल कॉपीज ऑफ दिस अफेक्टेड back into the cells of the retina to help them function normally। ठीक है, ये सेल्स मतलब ऐसे इस जीन को नॉर्मल कॉपी को रेटिनल सेल्स में दोबारा से इंसर्ट करें तो वो फंक्शन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज हैं इन 2019 दे अप्रूव्ड ज़ेनटेग्लो डिजीज फॉर ट्रीटिंग बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया का आप लोगों को पता है कि ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अच्छा, तो इसको ट्रीट करने के लिए ये एक मेडिसिन अप्रूव हुई है। सिमिलरली इन मई 2020 जोलजेंसमा भी हमने डिस्कस किया था, वाज अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। कौन से मसल्स? जो नॉर्मली मूवमेंट के लिए हैं। अब होता क्या है कि एक्चुअली जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो अफेक्ट होते हैं, वो स्पेशली मतलब वो फंक्शनल नहीं रहते, तो उसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। So this medicine was approved by the European Union for the treatment of spinal muscular atrophy in people who, अब दो किस्म के people लोग हैं जिनके लिए ये approved हुई, who either have clinical symptoms of SMA type 1, ये आगे कोई characteristics हैं, या उनके अंदर have 2 or 3 copies of SMN2 gene, ये भी इसके साथ linked है इस disease के साथ। फिर इसी तरह इन अक्टूबर 2020 यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी अप्रूव्ड ए जीन थेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद लेट इन्फेंटाइल और अर्ली जुवेनाइल फॉर्म्स ऑफ मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। मतलब ये मेडिसिन का नाम है, ठीक है, लिबमेल्ले, जो इस डिजीज के लिए मतलब मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी के लिए अप्रूव हुई। अब ये भी एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें वो क्या होता है कि जो कुछ पर्टिकुलर फैट्स हैं, सल्फाटाइड्स, वो कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है कि इस ये जो फैट्स हैं इसकी वजह से जो माइलिन शीथ होती है अराउंडिंग नर्व्स, तो नर्व सेल्स में उनके अराउंड एक माइलिन शीथ है, तो वो जो शीथ है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पेशेंट का वो नर्वस सिस्टम अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनमें ये पर्टिकुलर जो स्टेजेस हैं डिजीज की वो हो, उनके लिए ये डिजीज, ये जो जीन थेरापी है ये अप्रूव हो चुकी है और ये इन यूज है, मतलब हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं मेडिसिन के तौर पर। एथिकल इश्यूज क्या हैं जीन थेरापी के साथ? जी, जीन थेरापी तो चलेंगे, ठीक है, जीन थेरापी यूज करनी चाहिए। तो इसके साथ ऑब्वियसली रिस्क भी थे लेकिन एथिकल इश्यूज भी है। एक तो उसमें ये कि सबसे पहले हु विल हैव एक्सेस टू थेरापी, जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही ये डिजीज प्रिवेंशन में जो थेरापी इन्वॉल्व है उसको यूज कर सकते हैं, ये गरीबों के लिए। तो ऑब्वियसली
जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे उन तक इसकी एक्सेस होगी। तो ये सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट हो करने के लिए कॉज बन सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब जो बहुत ज़्यादा मजहबी लोग हैं वो समझेंगे कि जी देखो जी, गॉड का जो प्लान है ये उसको भी इंटरफेयर किया जा रहा है, मतलब एक चीज़ इंसानी जो बनी हुई है उसके साथ मतलब उसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग बीमार होंगे वो शायद समटाइम्स इन चीज़ों को इग्नोर भी कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एथलेटिक्स में यूज होगी या इवन आर्मी के लिए, कि जी जो पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं जैसे कि इंटेलिजेंस है लोगों की, इंटेलिजेंस के जीन यूज करके इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सके या लोगों की हाइट को बढ़ाया जा सके। तो जो एथलीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो तेज भाग सकते हो, उनका ड्राइविंग का स्टेमिना फॉर एग्जाम्पल ज्यादा हो, इस किस्म के ट्रेड्स भी बढ़ाए जा सकते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। तो क्या ऐसा ठीक होगा? तो शायद ऐसा ठीक ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होंगे वही ये सारा कुछ अचीव कर सकेंगे, और उसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट करेंगे उन लोगों को जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं। अच्छा, फिर एक और इशू ये है कि जो डेवलपिंग बेबीज हैं बिफोर बर्थ उनको जीन थेरेपी के जरिए ट्रीट किया जाए या ना किया, ऑब्वियसली ये पेरेंट्स, उस बेबी के जो पेरेंट्स हैं ये उनका डिसीजन होगा कि वो अगर इसको अलो करते हैं देन इट इज वेल एंड गुड, वो अगर इसको अलो नहीं करते तो देन इट कैन नॉट बी हाउ टू से अप्लाइड फॉर बेबीज बिफोर बर्थ। तो ये कुछ इश्यूज थे इसके साथ, तो मेरे ख्याल ये हमारे टॉपिक के लिए दैट्स ऑल फॉर आवर टॉपिक। I hope you will have a lot of questions. You may ask these questions whenever you want. Thank you.